हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंस के अंदर जो आता है टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है ना, टिश्यू ऊतक। आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे और सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऊतक, उसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, है ना। टिश्यू के अध्ययन को यानी कि ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये पहले टिश्यू का परिभाषा जान लेते हैं। कहते किसको हैं टिश्यू? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। मतलब वो दिखेंगे एक ही तरह का और एक ही तरह का कोई डेफिनेट या फिर कोई एक स्पेसिफिक काम को करेंगे, है ना। वैसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। A tissue is defined as the group of cells that possesses a similar structure and perform a specific function। मतलब एक ही तरह के दिखेंगे, है ना, और एक ही तरह के काम करेंगे, वैसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहेंगे। वैसे ऊतक दो तरह का होता है, एक होता है पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक, प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग पादप ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अक्सर पादप ऊतक से ही रिलेटेड होते हैं कंपटीशन सेक्टर में। तो चलिए पादप ऊतक को सबसे पहले जानते हैं। पादप ऊतक जिसको हम लोग प्लांट टिश्यू कहते हैं, प्लांट टिश्यू। तो देखो पादप ऊतक दो तरह का होता है, एक होता है विभज्योतकीय ऊतक और एक होता है अस्थायी ऊतक। एक होता है विभज्योतकीय ऊतक और एक अस्थायी ऊतक। अब आगे जाके विभज्योतकीय ऊतक तीन तरह का होता है, एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतकीय ऊतक, एक होता है पार्श्वस्थ विभज्योतकीय ऊतक और एक होता है अंतर्वेशी विभज्योतकीय ऊतक। अब अस्थायी ऊतक फिर आगे जाके दो तरह का होगा, एक सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। अब आगे जाके फिर सरल अस्थायी ऊतक दो तीन तरह के और हो जाएंगे। पेरेनकाइमा जिसको हिंदी में हम लोग मृदु ऊतक कहते हैं, कोलेनकाइमा जिसको हम लोग स्थूलकोण ऊतक कहते हैं और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा जिसको हम लोग दृढ़ ऊतक कहते हैं। ये सरल ऊतक का प्रकार हो गया, तीन तरह का, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और फिर जटिल ऊतक आगे जाके फिर और दो तरह के होंगे, एक होगा जाइलम और एक होगा फ्लोएम, एक जाइलम और एक फ्लोएम। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होता है। अब आगे जाके फिर जाइलम और फ्लोएम फिर चार चार तरह के होंगे, है ना। जाइलम के अंदर में हम लोग जाइलम वाहिनिका के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जाइलम वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम रेशा। तो जाइलम चार तरह का हो जाएगा, जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम रेशा। उसी तरह से फ्लोएम भी आगे जाके चार तरह का और हो जाएगा, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएँ, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेशा। सेम एज इट इज उसी तरह का। अब हम लोग एक एक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। विभज्योतकीय ऊतक होता क्या है, विभज्योतकीय ऊतक होता क्या है। ये तो पादप ऊतक से रिलेटेड है ना। इसमें कोशिकाओं का विभाजन होते रहता है। विभज्योतकीय ऊतक, विभज्योतकीय ऊतक, विभाजन करने वाला ऊतक। तो इसमें कोशिकाओं का जो होता है विभाजन होते रहता है, यह रुकता नहीं है। यह वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। जैसे कि कोई भी पेड़ हो गया, कोई भी पौधा हो गया, उसके जो अगले वाला हिस्सा हो गया वो हमेशा क्या होता है कि बढ़ते रहता है। पहले दो पत्ता आएगा, फिर तीन पत्ता आएगा, चार पत्ता आएगा, है ना। एक डाली फेंकेगा, फिर दूसरा डाली फेंकेगा, तो वो हमेशा बढ़ते रहता है। तो सोच लीजिए उसमें विभज्योतकीय ऊतक पाया जाता है। उसी तरह से जड़ पहले थोड़ा नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर और इधर फैलेगा, दाएँ बाएँ इधर उधर करके। तो जड़ों में भी विभज्योतकीय ऊतक ही पाया जाता है। तो ये पेड़ पौधा का जितना भी अग्र वाला हिस्सा है, चाहे वो पेड़ का अगला वाला हिस्सा हो, ज़मीन के ऊपर वाला, और ज़मीन के नीचे वाला में जो जड़ है उसमें भी ये विभज्योतकीय ऊतक पाया जाता है, याद रखिएगा। अब आता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक, इसमें कोशिकाओं का विभाजन रुका हुआ होता है। मतलब जितने भी बढ़ने वाले भाग होते हैं पेड़ के वो ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं। इसमें जो विभाजन होता है वो रुका हुआ होता है, अस्थायी होता है, इसीलिए इसको हम लोग अस्थायी ऊतक कहते हैं, है ना। इसमें विभाजन और नहीं होता है, रुक जाता है विभाजन। अब फिर विभज्योतकीय ऊतक को और तीन तरीके से पढ़ते हैं, जो तीन तरह का होता है, तीन टाइप का होता है विभज्योतकीय ऊतक। एक हो गया शीर्षस्थ विभज्योतकीय ऊतक। यह शीर्ष भागों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों या पादपों के शीर्ष भागों में पाया जाता है। यह पौधे के अग्र भागों और जड़ों के अग्र भागों में भी पाया जाता है। जैसे हम अभी बताएं शीर्ष मतलब होता है अगला वाला हिस्सा,
उसी तरह से पेड़ पौधों का अगला वाला हिस्सा में भी शीर्षस्थ विभोज्यतकीय ऊतक पाया जाएगा। यह पादप को लंबाई प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। शीर्षस्थ विभोज्यतकीय ऊतक क्या करता है? पादप को लंबाई देता है। मतलब पहले 2 मीटर है तो अब थोड़ा और बढ़ के 4 मीटर होगा, और फिर और थोड़ा बढ़ के 5 मीटर होगा। इस तरह का ये लंबाई देता है पादप को। अब आते हैं अंतर्वेशी विभोज्यतकीय ऊतक। शीर्षस्थ विभोज्यतकीय ऊतक के बाद बढ़ जाने के मतलब शीर्षस्थ विभोज्यतकीय ऊतक के बढ़ जाने के बाद वाले हिस्सों को हम लोग अंतर्वेशी विभोज्यतकीय ऊतक कहते हैं। मतलब कोई भी पादप है वो बढ़ रहा है, उसके पिछले वाला हिस्सा जो देखिएगा उसमें थोड़ा मोटा वाला हिस्सा पाया जाता है। हल्का सा वो मोटा होगा या वो कहीं से छाप छोड़ के जाएगा, उसी वाला हिस्सा को हम लोग अंतर्वेशी विभोज्यतकीय ऊतक कहते हैं। यह पत्तियों के नीचे पाया जाता है। पत्तियों के नीचे वाला हिस्सा पाया जाता है, जहाँ पत्तियाँ तना को छोड़ के आगे बढ़ती है, उस वाला हिस्सा को कहते हैं, है ना। पत्तियों के आधार में पाया जाता है। एक तरह से इसको कह सकते हैं कि पत्तियों के आधार में, तनावों के आधार में, है ना, ये अंतर्वेशी विभोज्यतकीय ऊतक पाया जाता है। अब बात करते हैं पार्श्वस्थ विभोज्यतकीय ऊतक। पार्श्वस्थ विभोज्यतकीय ऊतक क्या होता है? यह ऊतक के तनों को मोटाई प्रदान करता है। ऊतक का जो तना होता है, तना मतलब डाली हो गया, शाखा हो गया, स्टेम हो गया, है ना, उसको ये मोटाई प्रदान करता है पार्श्वस्थ विभोज्यतकीय ऊतक। अब पादप ऊतक का एक जो दूसरा टाइप है अस्थायी ऊतक, उसमें 2 तरह के ऊतक आते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। दोनों क्या होता है? तो सरल अस्थायी ऊतक के बारे में जान लेते हैं। यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सरल अस्थायी ऊतक यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए तो इसको जटिल कहते हैं। सरल मतलब सिंपल, एक ही प्रकार का कोशिका से बन जाएगा। जटिल का मतलब थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए एक से अधिक कोशिका लगता है उसको बनाने के लिए। यह 3 प्रकार का होता है। सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का होता है, नहीं पढ़े अभी? कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, पेरेनकाइमा। और जटिल अस्थायी ऊतक 2 तरह का होता है, जाइलम और फ्लोएम। यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। सरल अस्थायी ऊतक क्या करता है? पौधा को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। और जटिल अस्थायी ऊतक, इनको हम लोग संवहन ऊतक कहते हैं, है ना। और संवहन बंडल किसको कहते हैं? तो संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम मिल के बनाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सरल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक, है ना, जिसके अंदर में आएगा पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो सबसे पहला वाला है मेरा पेरेनकाइमा। इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, पेरेनकाइमा। इसको मृदु ऊतक कहते हैं। हमेशा इसको इसी तरह से याद रखिएगा, ये ऐसे ही पूछा भी जाता है। इसमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका भित्ति इसमें पतली होती है। इनकी कोशिकाओं के बीच में ज़्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। यह ऊतक भोजन का भंडारण करता है। मतलब पेड़ पौधों में यानी कि पादपों में जो भी भोजन स्टोर रहता है वो पेरेनकाइमा के ही वजह से स्टोर रहता है। यह पौधों को सहायता प्रदान करता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने में सहायता करता है। मतलब जितने भी पादपों का पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो पेरेनकाइमा की ही वजह से होता है। पेरेनकाइमा यानी कि मृदु ऊतक की वजह से ही होता है। क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी की वजह से आपको पता है कि उन लोग प्रकाश संश्लेषण के थ्रू से अपना भोजन बना पाते हैं। तो पेरेनकाइमा का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है पादपों में। अब हम लोग बात करेंगे कॉलेनकाइमा का। किसका बात करेंगे? कॉलेनकाइमा का। इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। इसमें भी जीवित कोशिका पाया जाएगा, है ना। इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है, उसमें पतला होता था, इसमें थोड़ा मोटा होगा। इनकी कोशिकाओं के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। इसके वजह से पौधों में लचीलापन पाया जाता है। जैसे पौधों में लचीलापन बोले तो जैसे ये क्या कहते हैं, कोई भी लता वता हो गया और या तो फिर टमाटर का पौधा हो गया, इसमें लचीलापन ज़्यादा पाया जाएगा। मतलब थोड़ा टूट सकता है, ये हो सकता है ना। इसके वजह से पौधों में लचीलापन पाया जाता है। किसके वजह से? कॉलेनकाइमा की वजह से। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। अब आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है। स्क्लेरेनकाइमा में क्या पाया जाएगा? मृत कोशिका, है ना। इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान ना के बराबर होता है। इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं के बराबर होगा। यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। यह पत्तियों, तनों, फलों, बीजों के कठोर भागों में पाया जाता है। जितना भी पेड़ पौधा का कठोर वाला हिस्सा है उसमें स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है ना। ये स्क्लेरेनकाइमा में क्या होगा? कोशिका भित्ति मोटा होगा। और इसी के किसके वजह से? लिग्निन के कारण। कोशिका भित्ति मोटी होती है तभी तो उनको आंतरिक सहायता मिलता है, छाल जिसको कहते हैं हम लोग।
अब और थोड़ा रिवाइज करके देख लेते हैं। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है। इसमें जीवित कोशिका पाया जाएगा, इसमें भी जीवित कोशिका पाया जाएगा, इसमें मृत कोशिका पाया जाएगा। इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है और इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसमें कोशिकाओं के बीच खाली स्थान अधिक होता है, इसमें खाली स्थान कम होता है, इसमें खाली स्थान ना के बराबर होता है ना। इस पैरेनकाइमा का काम है भोजन का भंडारण करना, कोलेनकाइमा का काम है पौधों को, पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, है ना, और स्क्लेरेनकाइमा पौधे को मजबूती प्रदान करना, एकदम मजबूत बनाता है। पेड़ पौधों की मोटाई की वजह, मतलब बहुत सारा पेड़ पौधा होता है, मोटा होता है, कोई पतला होता है, उन किसके वजह से, कैम्बियम की वजह से, कैम्बियम की वजह से। जाइलम और फ्लोएम मिल के संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। कभी भी संवहन बंडल पूछेगा तो जाइलम प्लस फ्लोएम दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। जाइलम एक संवहन उत्तक है, बिल्कुल सही बात है। पहला लाइन तो आप ये भी लिख सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों में। जाइलम में क्या है, संवहन उत्तक है। जाइलम जड़ों द्वारा मिट्टी से जल प्राप्त और जल को प्राप्त करता है और खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। मतलब जो ये जाइलम है वो जड़ के थ्रू से मिट्टी में जो खनिज पदार्थ है, जल है, उसको लेके और पौधों के बहुत से अन्य भागों तक पहुंचाता है, जो कि जरूरी होता है। यह पौधों को सहारा प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। जाइलम उत्तक क्या करेगा, पौधों को सहारा प्रदान करेगा। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी देता है, ये भी सही है। जाइलम पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है। कभी भी ये ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएगा, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। जाइलम का यही एक खासियत है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोएम का। फ्लोएम क्या होता है। जाइलम को जाइलम इंग्लिश में भी जाइलम ही कहेंगे और फ्लोएम को भी इंग्लिश में फ्लोएम ही कहेंगे। फ्लोएम एक संवहन उत्तक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। फ्लोएम भी एक संवहन उत्तक का ही एक प्रकार है। फ्लोएम पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम दोनों दिशाओं में भी भोजन का स्थानांतरण करता है। मतलब जो जाइलम है वो नीचे से सिर्फ ऊपर तक जाता है और जो फ्लोएम है वो ऊपर से नीचे की ओर भी जा सकता है और नीचे से ऊपर की भी ओर आ जा सकता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के थ्रू से जो भी भोजन बनता है, जो भी ये इकट्ठा होता है, मतलब जो ये बनता है क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। हम तो एक थोड़ा ब्रीफ करके देख लेते हैं जाइलम और फ्लोएम क्या क्या होता है ना। जाइलम में वाही इकाई पाई जाती है जिसको टेक्नोइड्स कहते हैं, वाहिका होती है। जाइलम में जाइलम पैरेनकाइमा पाया जाता है और जाइलम रेशा। और फ्लोएम में चालनी नलिकाएं होती है, साथी कोशिकाएं होती है और फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है और एक फ्लोएम रेशा होता है। तो दोस्तों ये उत्तक का पार्ट 1 था जिसमें हम लोग पादप उत्तक के बारे में अध्ययन किए। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जंतु उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।